क्या मुश्किल दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, गाए जाएंगे। उस दौर में मुश्किलों के गीत गाए जाएंगे। जर्मन लेखक और कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट ने कविता दशकों पहले लिखी थी। हालांकि इंसान के भीतर जीवटता इस दुनिया की शुरुआत से ही भरी होगी। ब्रेख्ट ने उन भावनाओं को शब्द दिया। बात मुश्किल दौर की हो तो युद्ध से बड़ा उदाहरण और क्या ही होगा। जैसा कि कहा गया है, ओनली डेड हैज सीन द एंड ऑफ वॉर। युद्ध का अंत उन्हीं के लिए है जो हमेशा के लिए फना हो जाते हैं। यानी इस जिंदगी में युद्ध का अंत देखना लगभग नामुमकिन है। तमाम बाधाओं के बावजूद दुनिया टिकी हुई है। उसने इन्हीं रास्तों के बीच से उम्मीदों के लिए भी जगह निकाली है। अगर उन कहानियों को आत्मसात किया जाए तो युद्ध के नाम पर तालियां पीटने वाली उन्मादी भीड़ को हकीकत का एहसास हो। एहसास इस बात का कि युद्ध नेताओं के लिए आंकड़ों का खेल हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति, परिवार या समाज के लिए अकल्पनीय खालीपन छोड़ जाता है, जिसकी भरपाई किसी सांत्वना, मुआवजे या विचारधारा से तो नहीं की जा सकती। आज हम बात करेंगे युद्ध की असली कीमत किसे चुकानी पड़ती है और जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में नया क्या हुआ, ये झगड़ा कब तक चलेगा और दुनिया के सामने क्या चुनौतियां हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आयरिश लेखक जॉन बॉयन ने 2006 में एक मशहूर उपन्यास लिखा। बाद में इस पर फिल्म भी बनी, द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामाज। कहानी दो बच्चों की है। एक बच्चा जर्मन है, दूसरा यहूदी। हिटलर के शासनकाल में ये पहचान जमीन और आसमान का अंतर पैदा कर देती थी। हिटलर कथित तौर पर अशुद्ध नस्लों से नफरत करता था, खासतौर पर यहूदियों से। उसने यहूदियों को पहले कैंपों में रखा। जब कैंपों में भीड़ बढ़ने लगी तब उन्हें गैस चैम्बर्स में झोंकना शुरू कर दिया। नाजियों के सरेंडर तक हिटलर ने पूरे यूरोप में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। जॉन की किताब इसी होलोकास्ट का काल्पनिक चित्रण है। कैंप के अंदर कैद यहूदी बच्चे और बाहर आज़ाद रहने वाले जर्मन बच्चे की मासूम बातचीत है। आपको एक दफ़ा ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, या हो सके तो आप फिल्म भी देख सकते हैं। किताब में एक जगह जॉन लिखते हैं, सिर्फ पीड़ित और सर्वाइवर्स ही उस काल और परिस्थिति की भयानकता का सच्चा आकलन कर सकते हैं। बाकी की दुनिया घेरे के दूसरी तरफ रहती है। ये दुनिया अपनी आरामगाह में बैठकर भद्दे ढंग से इन सब का मतलब निकालने की कोशिश करती है। रूस यूक्रेन के झगड़े पर लहालोट हो रही जमात को युद्ध की विभीषिका के बारे में जानना जरूरी है। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विश्व युद्ध की कुछ चिट्ठियों की कहानियां सुनाई थी। उन कहानियों में युद्ध का वो हिस्सा दर्ज है जो नेताओं के लंबे चौड़े उद्घोष में दबा रह जाता है। उस एपिसोड का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 20वीं और 21वीं सदी की लड़ाइयों ने दुनिया से क्या कुछ छीन लिया। 20वीं सदी का पहला बड़ा झगड़ा जुलाई 1914 में शुरू हुआ। सरायवो में चली एक गोली ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और सर्बिया के बीच युद्ध शुरू कराया। जल्दी ही सहयोगी देश एक दूसरे की तरफ से युद्ध में कूदते गए। कुछ ही समय के भीतर ये सब पहले विश्व युद्ध में बदल चुका था। पहले विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि पहले विश्व युद्ध में 4 से 10 करोड़ लोगों की जान गई। इनमें से आधी संख्या आम नागरिकों की थी। लाखों सैनिक युद्ध के बाद अपाहिजों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। अनगिनत लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। पहले विश्व युद्ध ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव तैयार की। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से लड़ा था। वहां घायल होने के बाद बिस्तर पर पड़ा था। जब उसे जर्मनी के सरेंडर की खबर मिली तभी उसने ठान लिया कि जर्मनी का गौरव लौटाना है। हिटलर के मन में यहूदियों के लिए भयानक नफरत थी। हिटलर यहूदियों को जर्मनी की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बताता था। 1939 में हिटलर की सनक ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कराया। ये लड़ाई 1945 तक चली। दूसरे विश्व युद्ध में 5 से 6 करोड़ लोगों की मौत हुई। 2 करोड़ से अधिक लोग युद्ध के चलते हुई बीमारियों से मारे गए। पूरे यूरोप से यहूदियों का पलायन हुआ। उन्हें अपने लिए नए मुल्क की तलाश करनी पड़ी, जिसको बाद में इजराइल के नाम से जाना गया। 1950 के दशक में कोरियन युद्ध ने 70 से 80 लाख लोगों की जान ली। इस लड़ाई के कारण कभी सहोदर रहे 2 मुल्कों में दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज तक बरकरार है। अगला नंबर वियतनाम युद्ध का है। इस लड़ाई ने भी लाखों आम लोगों की जान ली। अमेरिका के लगभग 60,000 सैनिक युद्ध में मारे गए। अमेरिका ने वियतनाम और कंबोडिया में इतने बम गिराए कि रिकॉर्ड बन गया। उनमें से बड़ी संख्या में बम तब नहीं फटे। आज भी आम लोग उन बमों का शिकार हो रहे हैं। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल भी किया। तब मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स से
जंगलों पर केमिकल गिराए जाते थे। केमिकल से ज़मीन और पानी के स्रोतों में पॉल्यूशन फैला। इसके चलते वियतनाम के कई इलाकों में अपंगता की समस्या हुई। 1990 के दशक में इराक ने कुवैत पर हमला किया। जल्दी ही अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इराक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोर्चे से भागते सद्दाम के सैनिकों ने तेल के कुएं में आग लगा दी। कई कुओं में आग लगाई या कई हफ्तों तक जलती रही। इसकी वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। 21वीं सदी में पहला बड़ा युद्ध अफगानिस्तान में शुरू हुआ। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया। ये लड़ाई 20 सालों तक चली। अगस्त 2021 में तालिबान वापस सत्ता में आ गया, आपको पता ही चला। अमेरिका की घर वापसी हो गई। इस लड़ाई में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई, लाखों विस्थापित हुए, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो खत्म हो गए। इसी युद्ध की बदौलत अफगानिस्तान की आधी से अधिक आबादी भुखमरी की कगार पे पहुंच चुकी है। लोग जिंदा रहने के लिए किडनियां बेच रहे हैं। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं। इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, इथियोपिया कई है। युद्ध ने सिर्फ छीनना सीखा है, देना नहीं। इसकी असली कीमत सिर्फ और सिर्फ आम इंसानों को चुकानी पड़ती है। ये कीमत सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई तो नहीं होती। युद्ध की मानवीय कीमत सबसे विभत्स होती है, उसकी गणना करना नामुमकिन है। रूस और यूक्रेन युद्ध के साथ भी यही होने वाला है। अभी से ही यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया समेत कई पश्चिमी देशों ने उन्हें शरण देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन लोगों का भविष्य अनिश्चित हो गया है हर मायने में। हम दूर बैठकर उसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं। जिनके ऊपर बीतती है वही युद्ध की कीमत जानते हैं। मशहूर फिलिस्तीनी कवि महमूद दारविश की कविता का ये अनुवाद सुनिए। एक दिन युद्ध रुक जाएगा, नेता आपस में हाथ मिलाएंगे, बूढ़ी माएँ कुर्बान हो चुके अपने बेटों का इंतजार करती रहेगी, प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों का और बच्चे अपने नायक पिताओं का। मुझे नहीं मालूम कि किसने हमारी मातृभूमि को बेचा, लेकिन किसने इसकी कीमत चुकाई उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सोचने की बारी आपकी। आप तय करिए कि कयामत के रोज आप किस तरफ खड़े होंगे। अब हम रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट्स जान लेते हैं। यूक्रेन के अंदर चल क्या रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार दूसरे दिन भी जारी है। 25 फरवरी को लड़ाई और भीषण हो गई। यूक्रेन सरकार के अनुसार पहले दिन की लड़ाई में उनके 137 नागरिकों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हुए। रूस की तरफ से अभी तक हताहतों की कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। यूक्रेन में अफरा तफरी मची हुई है। लोग बॉर्डर पार करके पश्चिमी यूरोप जा रहे हैं। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक अभी तक 1 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या कई गुना तक बढ़ सकती है। हजारों की संख्या में लोगों ने मेट्रो स्टेशन और बॉम्ब शेल्टर्स में शरण ले रखी है। मार्शल लॉ के तहत 18 से 60 बरस के किसी भी यूक्रेनी पुरुष को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। आज रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव में भी पहुंच गए। यूक्रेन आर्मी का दावा है कि राजधानी पर मिसाइल से हमला हो रहा है। 24 फरवरी को रूसी सेना कीव के मुहाने पर उड़ान भर रही थी। रूसी सैनिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। यहाँ 1986 में रिएक्टर में दुर्घटना हुई थी। इसकी वजह से रेडिएशन फैला। उस समय पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। न्यूक्लियर प्लांट को डिकमीशन करना पड़ा। बाद में यहाँ पर परमाणु कचरा रखा जाने लगा। सोवियत संघ ने लंबे समय तक इस आपदा को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार जानकारी बाहर आई तो बवाल मच गया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ने सोवियत संघ के ताबूत में एक और कील ठोंक दी थी। जानकारों की माने तो चेर्नोबिल बेलारूस से कीव तक पहुंचने के रास्ते में आता है। यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए राजधानी को जीतना जरूरी होगा। चेर्नोबिल को जीतने से उनकी राह आसान हो जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के दुश्मन नंबर 1 हैं। हालांकि उन्होंने राजधानी छोड़कर जाने से मना कर दिया है। 25 फरवरी को जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने पश्चिमी देशों पर साथ न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने नेटो के सभी सदस्य देशों से बात की। हर कोई डरा हुआ है। कोई भी नेटो में शामिल करने की तय तारीख नहीं बता रहा है। हमें अकेला छोड़ दिया गया है। इस समय जेलेंस्की पूरी दुनिया से मदद जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार कई देशों से बात कर रहे हैं। हालांकि उनको वादे के अलावा कोई ठोस मदद मिलती हुई नहीं दिख रही है। वहीं रूस में क्या चल रहा है। 24 फरवरी की शाम रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई बड़े शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। वो युद्ध का विरोध कर रहे हैं। वो अपने साथ में नो टू वॉर, पुतिन इज रशियाज शेम, रशिया डोंट वांट वॉर लिखी तख्तियां भी लेकर आए थे। जेल में बंद पुतिन के आलोचक अलेक्सी नावल्नी ने भी रूस के हमले का विरोध किया है। उन्होंने लोगों से सड़क पर उतरने की अपील की। पुलिस ने अभी तक 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रोटेस्ट करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। रूस ने ब्रिटिश एयरलाइंस को अपने एयर स्पेस से बैन कर दिया है। जब तक बैन रहेगा तब तक ब्रिटेन के हवाई जहाज रूस के ऊपर से नहीं उड़ पाएंगे। इससे पहले ब्रिटेन ने रूस की सबसे बड़ी एयरलाइन
एरोलॉफ्ट को अपने स्पेस में घुसने पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कई रूसी उद्योगपतियों और संस्थाओं की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश भी दिया था। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर और प्रतिबंध लगाए गए तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार हमले के पहले दिन रूस के अरबपतियों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई उद्योगपतियों की संपत्ति घटकर आधी रह गई है। 25 फरवरी की शाम पुतिन ने 30 दिग्गज उद्योगपतियों को मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान उन्होंने सपोर्ट देने की अपील की। इस पंक्ति को ऐसे भी कह सकते हैं कि पुतिन ने सपोर्ट देने का आदेश दिया। 25 फरवरी की शाम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बड़ा बयान भी आया। लावरोव ने यूक्रेन को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन आर्मी हथियार डाल दे तो रूस बात करने के लिए तैयार है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने कहा है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बयान आया। पेस्कोव ने कहा कि रूस बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि मिन्स्क भेज सकता है, बशर्ते यूक्रेन डिमिलिटराइजेशन के लिए राजी हो जाए। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है? अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपने सैनिक भी भेज रहा है, लेकिन सिर्फ नेटो के सदस्य देशों की सीमा में। हालांकि उसने साफ कर दिया है कि उसके सैनिक यूक्रेन में लड़ने नहीं भेजेगा। नेटो पहले ही यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर चुका है, यानी यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। जानकारों ने अमेरिका और नेटो के पीछे हटने की कई वजहें गिनाई जा रही हैं, मतलब उनकी ओर से वजहें गिनाई जा रही हैं। पहली तो ये कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए वो उसकी सैन्य मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी वजह न्यूक्लियर वॉर की आशंका से जुड़ी है। अमेरिका और नेटो रूस के साथ सीधी लड़ाई में आकर परमाणु युद्ध नहीं छेड़ना चाहते। पुतिन ने चेतावनी दे रखी है कि वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इस बात का भी डर है। सीरिया ने रूस को सीधे सपोर्ट की बात कही है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि रूस का हमला इतिहास को सुधारने की कोशिश है। सीरिया के सिविल वॉर में रूस असद सरकार की मदद कर रहा है। वजह पीछे की ये है। नेटो के एक सदस्य तुर्की ने संगठन की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसने रूस के हमले की आलोचना की थी। अब तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगान ने नेटो को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि नेटो और यूरोपियन यूनियन सिर्फ सलाह दे रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा। अर्दोगान ने कहा कि यूरोप के देश नेटो को सुझाव दिए जा रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं होता। नेटो की बैठक निंदा और सुझावों का त्योहार बनकर ना रह जाए। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर थे कुकू एफएम। यह भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। कुकू एफएम पर आपको इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन समेत कई और विधाओं में बोलने वाली किताबों का खजाना मिलता है, मतलब ज्ञान का फुल पैकेज एक ही ऐप पे। ललन टॉप के दोस्तों के लिए एक खास ऑफर भी है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का। यहाँ 50% की छूट मिलेगी। करना क्या होगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। फिर से मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।